नमस्कार, नेक्स्ट राइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। याद रखिएगा इस टर्म को, रूथलेस अप्रोच को। आपको इंटरनल सिक्योरिटी के जुड़े हुए क्वेश्चन का उत्तर लिखने में इन टर्म का उपयोग करिएगा, रूथलेस अप्रोच को। जैसा कि हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मार गिराए हैं और नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। याद रखिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा में जीरो टॉलरेंस शब्द का उल्लेख करिएगा। उसी नीति पर भारत सरकार चल रही है और लक्ष्य दिया है कि अगले वर्ष 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है। उससे पहले ही लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं और 104 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 164 को सरेंडर यानी आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 टॉप नक्सली लीडर को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इन डेटा को याद रखिएगा, इनका नोट्स बना सकते हैं आप लोग, आपको काफी मदद करेंगे ये। वर्ष 2004 से 2014 जब यानी यूपीए की सरकार थी, उस दौरान नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी वर्ष 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53% घटकर, इनका उल्लेख आप अपने नोट्स में कर सकते हैं, 53% से घटकर 7,744 रह गई है। और इसी प्रकार सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73% घटकर 509 रह गई है। ये सफलता भी दिखाता है। और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70% की कमी के साथ 4,766 से 1,495 रह गई है। कुल मिला के इस दिशा में सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। नक्सलवाद से जुड़ा हुआ इंटरनल सिक्योरिटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के प्रयास क्या परिणाम निकले, तो वहां पे ये डेटा आप कोट करिएगा, आपका काफी प्रभावी उत्तर साबित होगा। आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एक्स कॉप चैलेंजेस कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अपोज सेंटर्स सेंसरशिप पोर्टल। एक्स कॉप ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया है कि कंटेंट ब्लॉकिंग केवल आईटी एक्ट की धारा 69A के अंतर्गत दी जानी चाहिए, न कि धारा 79(3)B के अंतर्गत। अगर बात करें पूरे मामले की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्स ने केंद्र के खिलाफ मामला दायर किया है। एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता है, उसके मालिक एलन मस्क हैं, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। अमेरिकी अरबपति मस्क की कंपनी ने आईटी एक्ट के दुरुपयोग का लगाया आरोप। अमेरिकी अरबपति मस्क की कंपनी ने आईटी एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में ये वाद दायर करके कथित तौर पर गैर कानूनी सामग्री रेगुलेशन और मनमाने सेंसरशिप को चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि सेक्शन 79 केवल अवैध सामग्री के लिए प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी को अधिसूचित करती है, ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की भी न्यूज है और इकोनॉमी सेक्शन की भी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों जगह ये कवर होगी। न्यूज ये है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स प्रोग्रेस ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट स्टेलमेट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन। भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी व्यापार वार्ता में डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी विवाद निपटान पर प्रगति की है, लेकिन रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर संघर्ष किया है। अब देखिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन को समझ लीजिए, अक्सर चर्चा में रहता है, क्वेश्चन पूछता रहा है यूपीएससी। देखिए, अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करें तो यानी इसको उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। ये वे नियम हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन यानी मूल यानी उत्पत्ति कहाँ हुई है इस प्रोडक्ट की। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया या टैरिफ अन्य व्यापार बाधाओं को ये कम करते हैं।
रूल ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति का सिद्धांत, या समाप्त करते हैं। हालांकि इन एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए प्रोडक्ट यानी उत्पादों को योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिन्हें समझौते के रूल ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरा करना होगा। अब देखिए, रूल ऑफ ओरिजिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि व्यापार समझौते का लाभ उन देशों को मिले जिनके लिए वे मोटिवेट यानी अभिप्रेरित हैं। वे व्यापार बाधाओं को रोकने में सहायता करते हैं। रूल ऑफ ओरिजिन याद रखिएगा, जिनका लक्ष्य वर्ष 2025 तक इस डील यानी समझौते को पूरा करना है, जिसके लिए वर्ष 2022 से लगातार बातचीत चल रही है। यूरोपीय यूनियन ने मार्केट एक्सेस फॉर कार यानी कारों के लिए बाजार पहुंच पर जोर दिया है और कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को हल किया है, लेकिन टेक्निकल रूल्स यानी तकनीकी नियमों और भारत के क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब देखिए, यूरोपीय यूनियन मार्केट एक्सेस फॉर कार्स की बात क्यों कर रहा है। देखिए, कई कारें जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे BMW हो गई या मर्सिडीज हो गई, इन सब का ओरिजिन यूरोप ही है, जर्मनी है, तो इसलिए ये चर्चा में है। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। अब आइए बात करते हैं वर्ष 2016 में, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था। 2016 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 82 था। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है। ऑप्शन ए, मध्य पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा बनाई गई एक एजेंसी। ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिए यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी। ऑप्शन डी, सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। अब आइए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये भी आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आर्मी सीक्स इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एरियाज इन मणिपुर अंडर अफस्पा। सेना ने ऑपरेशनल इफिशिएंसी यानी परिचालन दक्षता के लिए मणिपुर में 12 और पुलिस स्टेशन को अफस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। और गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में अफस्पा के दायरे की समीक्षा भी की है। अफस्पा आर्मी और पुलिस यानी सेना और पुलिस को डिस्टर्ब एरियाज यानी अशांत क्षेत्रों में बिना वारंट के हत्या, गिरफ्तारी और सर्च यानी तलाशी लेने की पावर प्रदान करता है कि यहाँ पे जाकर के सेना या पुलिस सर्च कर सकती है। किसी व्यक्ति के ऊपर शंका है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि अफस्पा कानून में उनको शक्तियां ये देता है और ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, चर्चा में रहता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। गाँवों के शांत सुबह से लेकर शहरों की चहल पहल तक गौरैया कभी हवा को अपनी खुशनुमा चहचहाहट से भर देती थी। इन्हें नन्हे पक्षियों के झुंड और बिना बुलाए मेहमान होने के बावजूद स्वागत योग अविस्मरणीय यादें बनाते थे। लेकिन समय के साथ ये नन्हे दोस्त हमारी जिंदगी से गायब हो गए हैं। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये किसानों की मित्र भी कही जाती हैं, क्योंकि किसानों के फसल में जो कीट लगते हैं उनको ये खाकर अपना भोजन बनाती हैं। और इनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है। अगर बात करें विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की, तो नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो गौरैया की घटती संख्या के विषय में जागरूकता बढ़ाना था और यह आयोजन 50 से अधिक देशों में फैल चुका है। इसका लक्ष्य गौरैयों की रक्षा करना और उनकी संख्या में कमी को रोकना। वर्ष 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है और इसके बाद से इस आयोजन ने विश्व ध्यान आकर्षित किया है और इस आयोजन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। हर स्थान पर लोग गौरैया का जश्न मनाते हैं और उन्हें बचाव के लिए काम करते हैं। गौरैया छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न कीड़ों और कीटों को खाकर कीटों की आबादी को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त गौरैया परागण, बीज प्रसार प्रमुख भूमिका निभाती है। उनकी उपस्थिति बायोडायवर्सिटी को बढ़ाती है, जिससे वे ग्रामीण और शहरी दोनों इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।